हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे इस फर्स्ट वीडियो में जो कि है रियल नंबर की। ठीक है, इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये जाके ज़रूर देखना। इसमें मैंने बात की है कि किस तरीके से हम डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सही तरीका बताया कि एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा जिससे मैथ्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो हमें कहा गया है एचसीएफ ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं? 10 to 99। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है, तो 2 डिजिट नंबर में हमारा क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? सबसे स्मॉलेस्ट है 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 10 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 2। हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और 2 में भी छोटी पावर कौन है? पावर 1 वाली। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। हमें कहा गया है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या मान लेंगे कि रूट 5 क्या है? रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, पहले हम इसे रैशनल मान लेंगे, लेकिन हम अपने एंड में क्वेश्चन के हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, और इसीलिए रूट 5 क्या है? इरेशनल है। अगर हम रूट 5 को रैशनल मानते हैं तो हम सभी रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 को भी पी अपॉन क्यू कह लो या ए अपॉन बी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे? को प्राइम होंगे और बी 0 के इक्वल नहीं होगा। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम मीन्स वो दो नंबर या वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। इसका मतलब ए और बी एक ऐसा नंबर होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 और 3 लिखूं तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1। इसका मतलब 2 और 3 क्या है? को प्राइम। अगर मैं 7 और 13 लिखूं तो ये दोनों नंबर भी क्या है? को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ भी 1 है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? इनका एचसीएफ 1 लिया है। क्यों 1 लिया है? क्योंकि आगे हम ये प्रूव करेंगे कि फिलहाल इनका एचसीएफ जो है वो 1 है, मीन्स इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन अगर हमने किसी तरह प्रूव कर दिया कि इनका 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है, मीन्स जो हमने माना है वो गलत है। और वो गलत क्यों हुआ? किसकी वजह से? रूट 5 को रैशनल मानने की वजह से। इसलिए रूट 5 रैशनल नहीं होगा। ये हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो ए स्क्वायर को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर? बी स्क्वायर आया। ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो एक थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 का स्क्वायर लूँ और उसको 5 से डिवाइड करूँ तो क्या वो डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, जो 45 आएगा डिवाइड करने के बाद। ठीक है ना, इसका मतलब 15 का स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या 15 डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल, 15 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस 5 डिवाइड्स स्क्वायर देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड जरूर करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू ए अपॉन 5। सी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ देखो जब हमने इसे 15 स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया था? 45। लेकिन जब 15 को डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया? 3 आया। इसका मतलब 45 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड किया ए स्क्वायर को 5 से तो बी स्क्वायर आया। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ए को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बी ही आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमने एक तीसरा नंबर ही मान लिया। ठीक, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 5c। तो क्या हम ए इज इक्वल टू 5c अपनी इक्वेशन नंबर में रख सकते हैं? बिल्कुल।
तो रख देते हैं, क्या आएगा, यह आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह लिखना है 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, जब 5 को हम बी स्क्वायर के नीचे लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता लग रहा है कि बी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मीन्स सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ हमने कहा था कि 5 जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है और यहाँ कहा 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीन्स 5 क्या है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बट हमने क्या अस्यूम किया था कि 5 ए और बी का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ चुका है। तो ये क्यों आ चुका है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। लिखेंगे दिस contradict the fact that root 5 is rational, ठीक है, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption. Therefore root 5 is irrational number। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या माना था, ए और बी को कोप्राइम माना था, लेकिन ए और बी का हमने एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया, वो क्या है 5 दिखा दिया। और कोप्राइम मानने के बाद भी हमने ये शो कर दिया कि इसका एक और कॉमन फैक्टर हो सकता है। और ए और बी कोप्राइम कहाँ से आए थे, यहाँ हमने इसे डिवाइड किया था, ठीक है, ए अपॉन बी लिखा था। तो इसका मतलब जो हमने ए अपॉन बी लिखा है ये गलत हमने प्रूफ कर दिया, और ये किसके इक्वल था, ये रूट 5 के इक्वल था। तो ये ए अपॉन बी हमने लिखा क्यों था, इसलिए ताकि ये रैशनल होगा, और हमने रैशनल किसे माना था, रूट 5 को। तो अगर हमने इसका एक और कॉमन फैक्टर प्रूफ कर दिया, मीन्स जो हमने माना था वो गलत था। और क्या गलत था, हमने क्या माना था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा असम्पशन था वो गलत था, मीन्स रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे कहा गया 6 - 4 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है, और हमें दे रखा है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेट 6 - 4 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर co-prime numbers and b not equal to 0, ठीक है। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 6 - a अपॉन बी इज इक्वल टू 4 रूट 5। ए अपॉन बी को हम लेफ्ट साइड लेकर आ गए और 4 को हम डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि 1/4 6 - a अपॉन बी इज अ, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो रूट 5 should also be a rational number, but हमें क्या गिवन है, गिवन दैट रूट 5 इज irrational, ठीक है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन due to our wrong assumption. So 6 - 4 root 5 is a irrational number, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेथड जो है थोड़ा सा शॉर्ट है इससे पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
हमें कहा गया है कि इसे प्रूव करने के प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मीन्स वो नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि ये जो पूरा नंबर है इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और जो प्राइम नंबर नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इलेवन इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। यहाँ देखो, इसमें इसके अंदर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, मीन्स इसमें से मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा? 19 इंटू 23 प्लस 3। अब 19 इंटू 23 कितना आएगा? 437 प्लस 3, यानी 11 इंटू 440। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 से ज़्यादा है। 11 भी होगा, 10 भी होगा, 4 भी है, 2 भी है, ठीक है। सो इट हैज़ more than 2 factors, so it is not a prime number, ठीक है। और जो प्राइम नंबर नहीं है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। अगर वो ये कह देता कि प्रूव दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर, तो भी हम यही सॉल्यूशन करते नॉट ए प्राइम नंबर का है तो भी हमने यही किया, ठीक है। इसमें हमें ये शो करना होता है कि किसी तरह के इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 alarm clocks ring their alarm at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively। इस respectively का मतलब क्या है? यानी पहले हमने इसकी बात की, उसके बाद फिर हमने इसकी बात की। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में जिसमें इसका यूज होगा, वहाँ पे मैं और बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon, ठीक है, 12 बजे पहले बीप करते हैं एक साथ। बोला गया है कि एट व्हाट टाइम विल दे बिगन अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम, तो दोबारा एक अब बीप करेंगे एक साथ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होता है? इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो 2 alarm clock will beep again after, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम ऑफ 20 और 25। तो इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम अगर आप निकाल सकते हैं तो बेहतर, नहीं तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 और 25 एक इजी नंबर है, तो इसका हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। बाकी मैं एक बार सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 10, 25, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मीन्स दे विल बीप आफ्टर 100 मिनट्स, या हम ये कह सकते हैं कि 100 मिनट्स मीन्स 1 आवर और 40 मिनट। तो अगर हम 12, ये पहले 12 बजे बीप हुआ था, तो दोबारा से कब इसमें अलार्म बजेगा? 1 घंटे और 40 मिनट बाद। तो यानी कि दे विल बीप आफ्टर 100 मिनट्स और एट 1:40 PM, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसमें एलसीएम हमें कैसे पता चला कि एलसीएम ही निकालना है? देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 अलार्म है। पहला अलार्म जो है 20 मिनट्स बाद उसमें अलार्म बजता है, ठीक है। 2 क्लॉक है, उसमें पहले वाली क्लॉक में 20 मिनट्स बाद अलार्म बजेगा, दूसरे में 25 मिनट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला जो क्लॉक है वो 20 मिनट्स लेगा, दूसरा 25 मिनट। तो दूसरे वाला क्लॉक दोबारा कब बजेगा? 50 पे। ये दोबारा कब बजेगा? 40 पे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि पहले वाली जो क्लॉक है वो 20 मिनट्स बाद, फिर 40, उसके बाद क्या जाएगा? 60, फिर 80, 100, 120, ठीक है। और दूसरी क्लॉक में 25 मिनट्स के गैप में उसमें अलार्म बज रहा है, तो यह जाएगा 50, 75 और 100। तो हमने देखा कि इसके बाद जो इनका कॉमन टाइम है जिसमें ये दोनों क्लॉक में अलार्म बजता है, वो क्या है? वो दोनों ही 100 है। तो अगर ये एमसीक्यू में आता तो फिर हम इस तरह एलसीएम निकाल के नहीं करते, फिर हम डायरेक्टली इस मेथड से कर लेते जो मैंने यहाँ पे साइड में बनाया, इससे हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों में 100 है। हालांकि कॉमन आगे भी आ जाएगा, 200 भी है, लेकिन हमें मिनिमम लेना है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम है ना, लीस्ट कहाँ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें लीस्ट की बात करनी है, तो लीस्ट कौन है? 100 मिनट ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि √2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बताना होगा कि ये इरेशनल नंबर पूरा क्यों है। पहली बात हमने देखा यहाँ पे √2,
और मल्टीप्लाई में पूरा 5 माइनस रूट 2, ठीक है। तो रूट के अंदर ये 2, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे पता? रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इससे तो हमें ये पता लग गया कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन 5 माइनस रूट 2 इरेशनल नंबर कैसे? इसको पता करने के लिए मुझे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताना होगा। पहले हम देखते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर एक रैशनल नंबर प्लस करो, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? वो होगा रैशनल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर में ऑपरेशन लगाते हैं प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो जो हमेशा रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा हमें? वो हमें मिलेगा इरेशनल, ठीक है। यानी रैशनल और इरेशनल के बीच में अगर कोई भी साइन आता है प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट होगा ओवरऑल वो नंबर क्या होगा? वो हमेशा इरेशनल होगा। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर रैशनल और इरेशनल एक साथ आ गए तो हमेशा इरेशनल ही जीतेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है इन 3 केसेस के अंदर। वो क्या एक्सेप्शनल है? वो ये कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करें तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जनरली कह सकता है कि इरेशनल आता है, लेकिन ऑलवेज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक इरेशनल नंबर लिया रूट 2 और उसमें मैंने रूट 2 माइनस कर दिया तो आंसर क्या है? 0, और 0 इरेशनल नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर लूँ रूट 5 और उसको डिवाइड कर दूँ रूट 5 से तो आंसर कितना आया? 1 आया, और 1 भी इरेशनल नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं एक इरेशनल नंबर लूँ रूट 7 और उसको रूट 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया, और 7 भी इरेशनल नहीं होता। इसका मतलब एक ऐसा केस है जहाँ पे इरेशनल और इरेशनल के बीच अगर हम माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल नहीं रहता, वो ठीक है। तो वो यही केस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वो इरेशनल नंबर जिसमें हम इरेशनल नंबर माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है? जब वो दोनों नंबर सेम होंगे, ठीक है। इसका अब यहाँ देखो, रैशनल और इरेशनल को अगर हम माइनस करते हैं या इरेशनल में रैशनल माइनस प्लस डिवाइड या मल्टीप्लाई, दोनों तरफ के लिए ट्रू है, एक तरफ नहीं, ठीक है। तो भी हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो 5 क्या है? 5 एक रैशनल नंबर है और माइनस कर रहे हैं रूट 2 में, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये पूरा नंबर क्या बन गया? ये पूरा नंबर बन गया इरेशनल, ठीक है। और पहला वाला नंबर क्या है? पहला वाला नंबर भी इरेशनल है, और दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करके इरेशनल आता है, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी इरेशनल आता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल है, वो क्या? कि दोनों नंबर अगर सेम होंगे तो इरेशनल नंबर नहीं आएगा, और यहाँ पे दोनों नंबर सेम नहीं है। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है मीन्स ये क्या है? इरेशनल नंबर है, मीन्स हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। बोला गया प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यहाँ पे हमने क्या किया? इन दोनों का प्रोडक्ट किया। अब प्रोडक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये इरेशनल नंबर है और ये अलग अलग है इसलिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हम हमेशा ही नहीं कह सकते कि वो इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो नंबर इरेशनल नंबर अगर सेम हो गए तो वो तो रैशनल बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो रीजन है वो गलत है। अगर हमारे पास कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा आ गया जो हमारी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करता है तो हमें उसे गलत ही मानना पड़ेगा। तो हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक। हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इक्वल्स टू में रूट 3 आ जाएगा, और जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो इसी स्टेटमेंट को आप दोबारा लिखोगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी कहा गया है कि इसे प्रूफ करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ भी 11 कॉमन है और यहाँ भी 11 कॉमन है। इसे सॉल्व करा देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा? 7 × 13 + 2। तो यहाँ क्या आएगा? 117 + 2। तो यहाँ क्या? 11 × 1 1 9, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो इसका एक फैक्टर 11 भी है, एक फैक्टर 1 है, 9 भी है, और तीसरा 1 भी तो इसका फैक्टर है, यानी कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गए। और अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें इसे क्या प्रूव करना था कि नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर मीन्स कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो इट हैज़ more than 2 factors, so it is not a prime number। अगर उन्होंने क्वेश्चन में नॉट ए प्राइम नंबर लिखा तो आप भी नॉट ए प्राइम नंबर ही लिखोगे, आप कंपोजिट नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला कि इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 42, फिर यहाँ से आ जाएगा 21, फिर 3 7 और फिर 7 1। 54 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो आ जाएगा 27, फिर 3 9, फिर 3 और 1। मीन्स हम 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ तो हमें देखना है इसमें कॉमन कौन है। 2 कॉमन है और 3, इसमें छोटी पावर कौन है? 2 की पावर 1, तो यहाँ 2 ले लेंगे। 3 भी कॉमन है, इसकी छोटी पावर 1 यानी कि 3 ले लेंगे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके अगर एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर 2 कॉमन है, लेकिन इसकी बड़ी पावर कितनी है? 4। 3 कॉमन है, इसकी बड़ी पावर 3, इसके अलावा क्या है? 7। तो आ जाएगा 16, आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 432 इंटू 7, तो 3024 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें कहा गया है कि 2 डिजिट एक सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक तो होते हैं? 10 से लेकर 99 तक। तो यहाँ पे 10 से लेकर 99 तक कोई भी एक नंबर है, उनके अगर डिजिट्स का सम करें, डिजिट्स का सम मतलब जैसे कि 52 है, तो 52 के डिजिट्स का सम मतलब 5 + 2 कहा है हमें, ठीक है। तो कहा है कि उनके जब डिजिट्स का सम करेंगे तो 9 आएगा। तो हो सकता है कि 5 और 4 हो, ठीक है। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमें नहीं पता क्या है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बोला गया 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर उसी पर्टिकुलर नंबर का हम 9 टाइम्स कर दें और उस नंबर को फिर हम रिवर्स कर दें और उसका डबल कर दें, जैसे कि 54 एक एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 54 है तो इसका हमें क्या करना है? 9 टाइम्स, और बोला है कि ये इक्वल हो जाएगा 45 के, ठीक है। तो बताओ वो नंबर क्या है? तो नंबर तो हमें पता नहीं, तो हमें ये कहा गया है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो पहले हम मानेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x + y। ऐसा क्यों लिखा? देखो अगर मैं 55 की बात करूँ, ठीक है, या 42 की बात करते हैं, तो 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 10 + 2, है ना। तो यहाँ 10 तो सब में ही आएगा, क्योंकि अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली बात है 10 से मल्टीप्लाई होगा। और ये नंबर 4 और ये 2 ये हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ये 4 हमें नहीं पता, तो इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। अगर x और y हमें पता लग गया तो हम वो नंबर भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने 2 डिजिट नंबर को क्या माना है? 10x + y। अगर हमें x और y पता लग गया तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, और यही हमें पता करना है, ठीक है। अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं, आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर इज 10y + x। अगर हम इसे रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10y + x। कैसे? देखो 42 था, अगर मैं इसे 24 लिखूं तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 2 + 4। तो 10 के साथ पहले 4 मल्टीप्लाई में था, अब 2 हो गया, और जो अलग से था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। तो जस्ट x और y की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो नंबर रिवर्स करने के बाद ये आ गया। बोला 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर यानी जो पहले वाले नंबर की ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। यानी कि 9 टाइम्स अगर हम ओरिजिनल नंबर को मल्ट करते हैं 9 टाइम्स, तो किसके इक्वल होगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। यानी कि वो ट्वाइस के इक्वल होगा अगर हम उनके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, तो यानी 10y + x कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा? 90x + 9y = 20y + 2x।
तो 20y माइनस 9y कितना हो जाएगा 11y, 90x माइनस 2x कितना हो जाएगा 88x। अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करूँ तो 11 1 से 11, 11 8 से 88, तो कितना आया 8x इज इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा हमें और क्या गिवन है कि उनके डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, वो है 9। ठीक है, इनके डिजिट्स का सम 9 है। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो एक इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और दूसरा था 8x इज इक्वल टू वाई। ठीक, अगर मैं y की जगह 8x रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, यानी x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर x 1 आ गया तो y कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 यानी कि 8। सो द नंबर इज, जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था 10x प्लस वाई था, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1 और y की जगह हम क्या लिखेंगे 8। टोटल कितना आ गया 18। एक बार चेक कर लें, अगर हम 18 का 9 टाइम्स करते हैं तो क्या वो 81 के 2 टाइम्स के इक्वल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 162, और ये कितना आ जाएगा 162, यानी ये करेक्ट है, यानी जो हमने आंसर निकाला वो भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें कहा गया है कि 1080 इसके इक्वल है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर y इंटू 5। हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे माइनस करना है और फिर हमें उसका जो है वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 1080 को हमें क्या करना होगा, इसे फैक्टराइज करना होगा। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 540 आ गया, फिर 270, फिर 2 से तो 135, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से 15, 3 से 5 और फिर 5 से जाएगा 1। तो 1080 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 इंटू 5। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर x है, इसका मतलब x किसके इक्वल होगा 3 के। 3 की पावर 3 और 3 की पावर y है, इसका मतलब y भी किसके इक्वल होगा 3 के। और हमें क्या फाइंड आउट करना है x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस 3 यानी कि 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला है SCF 18 है, हमें LCM निकालना है इन दोनों नंबर का। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी जो जिन 2 नंबर का हमें SCF और LCM दे रखा है या निकालना है उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन दोनों नंबर को हम क्या मान लेते हैं, A और B मान लेते हैं। हमारे केस में A क्या है, A है 306 और B क्या है 1314। ठीक है, और SCF हमें कितना दे रखा है 18 दे रखा है। क्या पूछा है LCM, तो ये 4 यहाँ पे वेरिएबल्स है, 4 में से हमेशा कोई 3 हमें दे रखा होगा, चौथा पूछ लेगा। तो SCF जो है वो 18 है, LCM हमें नहीं पता, और वो 2 नंबर 306 और 1314। तो यहाँ से LCM कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 1314 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, फिर इसे हम 6 से कैंसिल कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30 और 6 1 ज़ा 6। फिर इसको फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना आ गया 17 इंटू 1314। ठीक है, तो 22336 आ जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 22336। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ x इज अ होल नंबर, x हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, मींस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक, कोई सा भी नंबर हो सकता है यहाँ पे x। ठीक है, फिर बोला गया है कि x की पावर 8 की पावर x एंड्स विद एन इवन डिजिट। 8 की पावर x जो है वो हमेशा इवन डिजिट पे ही एंड होगा, ये बात सही है, एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ द x, यानी कि हमेशा 8 की पावर x जो है वो हमेशा इवन पे एंड होगा। ठीक है, अगर मैं पावर 1 लेता हूँ तो 8 आया, पावर 2 लूंगा तो कितना आएगा 512,
फिर 8 की पावर 3 लूँगा तो कितना आ जाएगा 4076। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे 8 है, इवन है, ये भी इवन है, यहाँ भी इवन है, हर जगह क्या आ जाएगा जो भी यूनिट डिजिट होगा 8 की पावर 4 भी होगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी होना चाहिए, ये भी क्या होगा, ये भी इवन होगा। तो बोला है कि कौन अगर हम पावर ऐसा क्या ले जिससे जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इवन ना हो, तो उसका एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, वो है 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 की पावर 0 लेता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने होल नंबर कहा था इसलिए हम यहाँ पे 0 को ले सकते थे, अगर होल नंबर नहीं कहा होता तो हम 0 नहीं ले सकते। अगर लेट से उन्होंने कहा होता कि नेचुरल नंबर है x, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 से, इसका मतलब ऑप्शन में एक और ऑप्शन दे रखा होता कि कुडंट बी पॉसिबल, ठीक है, या कांट बी पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है और होल नंबर के लिए पॉसिबल है, क्योंकि होल नंबर में क्या आ जाएगा 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं हमें एचसीएफ पूछा है, तो हमें ऑलरेडी इन्होंने फैक्टराइज करके दे रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो गया। बी कितना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करते हुए क्या चेक करना होता है, कॉमन टर्म्स। तो यहाँ कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। इन दोनों की छोटी पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 7 है, और इन दोनों में छोटी की पावर कौन है, 3 की पावर 10 है और 7 है, तो 3 की पावर 7 होना चाहिए, तो यहाँ 3 की पावर 10 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 5 7, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, पहला तो इवन ही हो गया और दूसरा क्या है, दूसरा ऑड है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में पहला क्या आ गया 3 आ गया, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है 10 से 99, तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन हो गया 99। इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज करके भी देख सकते हो, 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 में, यहाँ 3 कॉमन है, 3 की बड़ी पावर कितनी हो गई 3 की पावर 2, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें काउंट करना होता है, कितना आ गया 11, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी बताया कि कोई भी रैशनल और कोई भी इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है, तो ये जो कहा गया स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो अभी मैंने इससे पहले बताया था उससे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये बात सही है कि कोई भी नॉन जीरो रैशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, उनका सम जब हम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510। तो इसमें हमें बस फैक्टराइज करना है और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ तो ये आ जाएगा, और 510 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो 255 आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से और फिर 17 से, तो हम क्या लिख सकते हैं 92 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23, और 510 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो एचसीएफ क्या आएगा, जो इसमें कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 2 दिख रहा है, उसकी छोटी पावर क्या है 2, तो एचसीएफ तो 2 आ गया। एलसीएम जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, इसकी बड़ी पावर क्या है 2 है, और जो कॉमन नहीं है उन सभी को काउंट करना है, यानी 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। अब आपको बस इसे मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 23, ये आ जाएगा 1020 इंटू 23, तो इसे आपको बस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8, एचसीएफ दे रखा है 360 और 64 का कितना है 8 है, इसका एलसीएम पूछा गया है, तो हम फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ एक बार, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय
एलसीएम कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए इंटू बी। एचसीएफ कितना दे रखा है 8, एलसीएम हमें नहीं मालूम, और वो दो नंबर कौन से 360 इंटू 64। तो यहाँ से अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा 360 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 8। सो कैंसिल करेंगे 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 2880, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 2880 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर 540 एंड 360 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। 540 का हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, क्या हो जाएगा 270, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 135, 3 से कैंसिल करेंगे तो 45, 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 से 5 से कैंसिल करेंगे तो 1। 360 की बात करते हैं, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 315, 3 से कैंसिल करेंगे तो 105, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 35, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 7, फिर 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 540 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5, और 630 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, उसकी छोटी पावर 2, 3 कॉमन है, उसकी छोटी पावर 2, और 5 भी कॉमन है, कितना आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 90। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया 90, ठीक है। और 90 से ऑब्वियसली ये डिवाइड होगा, अगर दोनों को मैं 90 से डिवाइड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा, और 90 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ देखो 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, हमें ये शो करना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला है कि 15 की पावर n जो है कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, यानी अगर मैं 15 की पावर 1 लेता हूँ तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, 15 की पावर 2 लूँगा तो यूनिट प्लेस पे फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 लूँगा तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का इनका मतलब ये है कि कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इफ 15 की पावर n were to end with 0, it would have 2 as a factor, ठीक है। बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 and 5। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 5। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद द digit 0 for any natural number n, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 15 की बार कुछ भी ले लेंगे वो कभी 0 पे एंड नहीं होगा। 0 पे एंड होने के लिए किसी भी नंबर के फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर दोनों में से अगर एक है दोनों नहीं है तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बट हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा एग्जाम में, ठीक। इसमें कहा गया एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन निकालो, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम पहले एलसीएम निकालें फिर एचसीएफ निकालें फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे बेहतर है कि हम इन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो दोनों नंबर कौन से हैं 70 और 40। अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 7 4 28 और 2 जीरो हमें आगे लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से भी निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हमें इतनी लेंथी मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर का होता तो फिर हम इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मार्क ही करना है तो हमने इसमें फॉर्मूले से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर इज, हमें क्या बोला इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और होल नंबर। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 - 3√5 + 5 + √5।
देखो यहाँ पे भी रूट 5 है, ये भी रूट 5 है, इसका मतलब ये दो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे -3 है और ये 1 है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा रूट 5। अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, रैशनल नंबर है, और सिर्फ अगर इसकी बात करें रूट 5 की तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और हमने पढ़ा था कि, और ये रूट है, ये 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और रैशनल और इरेशनल अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो ओवरऑल नंबर क्या बनता है, ओवरऑल नंबर बनता है इरेशनल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रैशनल है, और इन दोनों के बीच साइन क्या है, माइनस का। और रैशनल है इरेशनल जब माइनस होते हैं तो हमेशा क्या, कौन जीतेगा, हमेशा जीतेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक। इंटीजर है नहीं, क्योंकि इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होता है। रैशनल नंबर में रूट नहीं हो सकता, होल नंबर में 0, 1, 2 हो सकता है, लेकिन कहीं भी अगर रूट आपको देख गया और उस रूट को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मीन्स वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर बन जाएगा, हमें इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रूट 25 आ गया फिर पूछा जाएगा तो फिर हम नहीं कह सकते कि इरेशनल है, फिर ये रैशनल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 4 - √225, तो इसे देख के एकदम से मत कहते ना कि इरेशनल है, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और ये होता है -11, तो सॉल्व करके -11 आएगा, ठीक है। और ये एक इंटीजर होगा, ना कि नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। तो इसे हमें इंटीजर मार्क करना है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है, तो सेम फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यूज में, तो मैंने भी सोचा इन्हें कई बार इंक्लूड कर दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये है ए इंटू बी, एचसीएफ कितना है 24, एचसीएफ हमें नहीं मालूम, और दो नंबर कौन से 72 इंटू 120, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 72 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 24। 24 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ गया 3 इंटू 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, और लास्ट में हमें एक 0 लिख देना, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया, ठीक है। अगर आपको 24 का टेबल नहीं याद है तो आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, अल्टीमेटली 360 ही आएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304, हमें 2304 को प्राइम फैक्टराइज करना है, तो ये आई थिंक कर लोगे, बट मैं एक बार करा देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 5, 7, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 288 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 144, फिर 72, 36 आएगा, देन 18, 9, फिर 3 और फिर 3, तो 2 कितनी बार आया 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ के 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2, ठीक है। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो वही काम करना है, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, फिर 198 का प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 1 मार्क में है तो हम इसमें थोड़ा जुगाड़ कर सकते हैं, वो क्या, हमें काम करते हैं जो हाईएस्ट नंबर है ना उससे डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर डिवाइड हो गया इसका मतलब यही एचसीएफ है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम 12 पे जाएंगे, फिर हम 9 पे जाएंगे और फिर 6 पे। तो अगर मैं 144 को 18 से डिवाइड करूँ, हाईएस्ट एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन फैक्टर हो, इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दे। मीन्स हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन देख लेंगे कि कौन इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ तो 6 3 18, 6 2 12, 6 4 24, 3 8 24, 144 तो हो जाएगा डिवाइड, 198 देखते हैं, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, तो इसको कैंसिल करके कितना आया 11 आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स हमारा एचसीएफ क्या है 18 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करके भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जस्ट हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। अगर 18 नहीं होता, एक नंबर 18 से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 12 पे जाते, फिर 9 पे और फिर 6 पे। छोटे से स्टार्ट नहीं करना है, बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें कहा गया 225 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, तो एक तरीका तो यह है कि आप इसे 225 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, दूसरा तरीका यह है कि आप इन ऑप्शंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके जो भी नंबर आ जाएगा 225 के इक्वल वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना होगा 3 3 9, 5 45, ये नहीं होगा, 5 5 25, 75 होगा, ये भी नहीं होगा,
ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 9। और इसको देखते हैं, ये आ जाएगा 125 इंटू 3, तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया ये नंबर जो है ये क्या है, इंटीजर है, रैशनल है, नेचुरल या इरेशनल। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, 35 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 35 35 35 एंड सो ऑन। अब पहली बात तो यहाँ पे पॉइंट लग गया और उसके बाद एक नंबर आ गया, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में कभी भी पॉइंट नहीं लगता। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेगा, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर में भी क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3, उसमें भी पॉइंट नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। दूसरा आता है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ना बुक के अंदर है कि प्रूफ इसे ना P/Q की फॉर्म में आप लिख के दिखाओ। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं तो ये जो भी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल होता है। इसका मतलब ये नंबर भी रैशनल है, मीन्स 0.333। ये जो नंबर जो हमें दिख रहा है ये किस टाइप का नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर को ही हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है 2.353535, ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर कब होता है, जो हमें नहीं पता होता है, जैसे 3549268152 और ऐसे नंबर चलता गया। क्या हम इसके आगे का पैटर्न पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। यानी कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि चलता जा रहा है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि कोई पर्टिकुलर नंबर इसमें दोबारा से हमें शो नहीं हो रहा है। अगर रुके भी ना और रिपीट भी ना हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। और कोई नंबर अगर वो टर्मिनेट हो जाए, फॉर एग्जांपल 2.569, यहाँ पे 9 के बाद रुक गया, तो अगर टर्मिनेट हो गया तो भी वो रैशनल होगा। और अगर वो टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5 6 9 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और वैसे भी इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि ये इस टाइप का नंबर हमें क्वेश्चन में बुक में पूछा जाता है कि इसे आप P/Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ, और जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। तो हमें HCF दे रखा है कितना, 27, LCM दे रखा है 162, वन ऑफ द नंबर इज 54। उनमें से एक नंबर क्या है, 54 है। मान लेते हैं ए कितना है, 54, और बोला है द अदर निकालो, इसका मतलब हमें जो दूसरा नंबर है वो नहीं पता। तो HCF इंटू LCM कितना हो जाएगा, A इंटू B। HCF है 27, LCM कितना है 162, एक नंबर 54 है, दूसरा हमें नहीं मालूम। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, 154 को हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, 27 1 27, 27 2 54, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 2 1 2, तो जो दूसरा नंबर है वो कितना आ गया, 81। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया फाइंड द HCF ऑफ 44 96 और 104 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे आपको ट्राई करना, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, तीनों को प्राइम फैक्टराइज करना है, और जो भी इसमें कॉमन होगा उससे हमें काउंट करना होगा और मल्टीप्लाई करके हम HCF निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम LCM भी निकाल सकते हैं। वो नंबर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेना है, और वो नंबर जो कॉमन नहीं है उसे भी इंक्लूड करना होगा हमें LCM में। और HCF में क्या करना होता है, सिर्फ वो नंबर जो कॉमन है और उसकी भी छोटी पावर, जो कॉमन नहीं है उसे हमें इंक्लूड नहीं करना। सो दैट्स ऑल। आज की क्लास के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है। हम क्या कर रहे हैं फिलहाल मैं बता देता हूँ। आज हमने बेसिक का PYQ किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम बेसिक करेंगे सैम्पल पेपर। इसके बाद हम जाएंगे स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड करेंगे PYQ, फिर हम करेंगे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर। और 5वें दिन भी अगर चैप्टर में थोड़ा लेंदी हुआ तो 5वें दिन भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड का ही सैम्पल पेपर करेंगे।
ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इस PYQs में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं पिछले 5-6 सालों में, वो सभी टाइप्स मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ। हालांकि आज बेसिक का PYQs था तो वो आपको थोड़ा इजी लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो चला करेंगी। अगर आपको ये समझ आया, सब कुछ सही लगा, तो आप इसे लाइक, और कुछ सजेशन अगर आपको देना चाहते हैं, कुछ रिव्यूज़ वगैरह, कैसा आपको लगा या समझ आया या क्या दिक्कतें आई, अगर इस तरह से कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना फॉर PDF, जो भी सॉल्यूशंस होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।